नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना महामारी के चलते रोजगार कारोबार पर तो मार पड़ी ही है, साथ ही राज्यों की वित्तीय स्थिति भी इससे डगमगा गई है। केंद्र की ओर से राज्यों को करीब 4 महीने से जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि अब इस क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग तेज हो रही है। कुछ दिन पहले गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाया गया और अब यही मांग हरियाणा से भी बुलंद हो रही है। राज्यों को किए जाने वाले जीएसटी भुगतान के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी आवाज बुलंद की है। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने जीएसटी परिषद से मांग की है कि प्रदेश के क्षतिपूर्ति का 5,840 करोड़ रुपया पिछले 4 महीने से लंबित है और जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए। डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41वीं जीएसटी परिषद में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि हरियाणा को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि साल 2022 में समाप्त होने वाली जीएसटी की 5 सालों की अवधि से आगे भी राज्यों को राजस्व की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के मामले में एक अग्रणी राज्य है और जीएसटी प्रणाली शुरू होने से पहले राज्य को उत्पादों पर टैक्स के रूप में काफी राजस्व मिलता था और जीएसटी प्रणाली लागू होने से प्रदेश के राजस्व कलेक्शन पर ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जीएसटी का लाभ उन राज्यों को ज्यादा हो रहा है जहां पर किसी उत्पाद की बिक्री होती है। हालांकि गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात करें तो बैठक में वित्त मंत्रालय ने महामारी की वजह से बने हालात का हवाला देते हुए केंद्र के सामने भी आर्थिक संकट होने की बात कही, या यूं कहें कि राज्यों को जीएसटी के भुगतान में असमर्थता जताई। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 में जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतर 2,35,000 करोड़ रुपए रह सकता है, क्योंकि केंद्र को कोविड द्वारा प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के कारण जीएसटी उपकर से केवल 65,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने की उम्मीद बताई गई है, जबकि इस बार 3 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन की उम्मीद थी। तो केंद्र ने यहां पर भले ही कुछ विकल्प सुझाए हों, 2 विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन विकल्पों पर क्या राज्य आगे बढ़ेंगे? क्या इस बात पर सहमति बनेगी कि जो भुगतान केंद्र की ओर से होने वाला था वही भुगतान अब वो राज्य जो है वो कर्ज के रूप में लेकर के करें? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ में अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं विजय सरदाना। बहुत स्वागत है आपका विजय सरदाना जी। धन्यवाद। विजय सरदाना जी, यहाँ पर जीएसटी भुगतान को लेकर के जो बातचीत चल रही है, राज्य सरकारें पहले तो गैर बीजेपी शासित राज्य इस बात की मांग कर रहे थे कि जो भुगतान है वो जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन अब यहाँ पर जो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकारें चल रही हैं जिन पार्टियों की, वो भी इस बात को लेकर अब मांग उठाने लगी। क्या लगता है कि जो विकल्प केंद्र ने सुझाए हैं, वित्त मंत्रालय ने बताए हैं, क्या उन पर आगे बढ़ेंगे राज्य और अभी की स्थिति किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और बहुत गंभीर सवाल है। जो केंद्र सरकार ने 2 सुझाव दिए हैं कि आप बैंकों से लोन ले लीजिए, आरबीआई से लोन ले लीजिए और अपना जो घाटा है आप उसको पूरा करिए, जो आपकी जरूरतें आप उसको पूरी करिए। राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर राज्य सरकारें खुद अपनी आमदनी कर पाती तो उनको उधार लेने की जरूरत नहीं थी, उनको केंद्र पे निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। इस देश में समस्या ये है कि हम जिसको राजनीतिक दृष्टि से जो डिसीजन मेकिंग कहते हैं, कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकारें हो, सिर्फ हम जितने निर्णय होते हैं, आर्थिक निर्णय, वो सब हम राजनीति के आधार पे लेते हैं। कारण ये होता है कि हम जितने भी आप बजट उठा के देख लीजिए सरकारों के, हर साल नई घोषणाएं होती हैं, नई स्कीमें आती हैं, नए लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जाता है कि इसका जो सोर्स ऑफ इनकम होगी वो क्या होगी, ये कहां से भुगतान किया जाएगा। और हर साल चुनाव के टाइम पे आप देखेंगे दुनिया भर के चुनावी वादे और घोषणाएं होती हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि उनके राजनीतिक जो घोषणा पत्र है इसका जो भरपाई होगी, इसका रेवेन्यू सोर्स क्या होगा। और यही कारण है कि राज्य सरकारें खर्चा करती रहती हैं
उधार ले लेके केंद्र सरकार पे निर्भर हैं। जब उनको अपने सोर्स इनकम नहीं हो पाती तो वो अपनी डिमांड लिस्ट केंद्र सरकार पे बढ़ा देती हैं या बैंकों से ओवरड्राफ्ट लेती हैं। और आज हालत यही है कि चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी सरकार हो, वो अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता में नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। विजय सरदाना जी, लेकिन क्या यहाँ पर इस मामले में ये कहा जाए कि ये जो है राज्य सरकारें जबरदस्ती केंद्र से जो है भुगतान की बात कर रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि वो अपना अधिकार ही मान रहे हैं? क्योंकि जब जीएसटी लाया गया तो यहाँ पर जो पहले राजस्व स्टेट के पास आता था उसमें से केंद्र को भी जो है हिस्सा जाने लगा, और इसके बाद में ये भी तय किया गया कि अगर कहीं भी कमी आती है जीएसटी कलेक्शन में तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा। शर्त यहाँ पर यही लगाई गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कानूनी दृष्टि से तो जो राज्य सरकारें कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन इस बात को राज्य सरकारों को समझना होगा कि आपने, और केंद्र सरकार को भी ये समझना होगा कि जब आपके यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम है, निश्चित रूप से हम लोगों ने जीएसटी की तरफ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन जीएसटी का एक सबसे बड़ा जो खामियाजा हुआ है वो ये हुआ है कि राज्य सरकारों ने अपनी निर्भरता केंद्र पे बढ़ा दी है। और जब केंद्र सरकार पे निर्भरता बढ़ती है तो फिर अगर आज आपके घर में अगर आपकी सारी खर्चे अगर आपके पेरेंट्स उठाएंगे तो आप क्यों मेहनत करेंगे? आप तो कहेंगे कि मेरे को पॉकेट मनी चाहिए, मम्मी पापा से ले लूंगी। यही आज हालत है राज्य सरकारों की। हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी डेफिसिट होगा हम केंद्र के आगे बिल भेज देंगे कि इसका भुगतान करिए। समस्या ये हो गई है कि राज्य सरकारें आत्मनिर्भर बनने की अग्रसर नहीं है। वो कोई पिछले, आप बताइए हरियाणा में पिछले 5 साल में कौन सा ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है जो हम कह सकें कि राज्य सरकार आगे बढ़ रही है? कौन से ऐसे उन्होंने कदम उठाए हैं राज्य सरकार में क्या हम ये कह सके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? क्या यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डिमांड खड़ी करी। हम ये फिर ये कहें यहाँ पे कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन राज्य सरकारें खुद आत्मनिर्भर ना होकर के केंद्र पर निर्भर हो चुकी है। निश्चित रूप से जब तक राज्य सरकारें और राज्य आत्मनिर्भर नहीं होंगे, देश कैसे आत्मनिर्भर हो जाएगा? केंद्र सरकार के पास तो एक फैक्ट्री भी नहीं है, एक राज्य भी नहीं है, 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। वो तो सिर्फ सरकार है। सरकार का काम है कोऑर्डिनेट करके रेवेन्यू जनरेट करके आपको वापस देना। समस्या यहाँ ये हो गई है कि हमारे यहाँ पे एक सीरियस पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट है, और जितने हमारे राजनीतिक दल हैं वो फाइनेंशियली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसको मैं कहता हूं इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स इस देश को बर्बाद कर रही है। हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए एक के बाद एक घोषणाएं करती हैं, और कोई ऐसा कानून देश में नहीं है जो राजनीतिक पार्टियों को ये अकाउंटेबल बनाए कि जो भी वो घोषणाएं करेंगी उसके साथ उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चीज आप देना चाहते हैं जनता को उसका आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। और अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं तो आपको वो पॉलिसीज वापस लेनी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप राजनीतिक दलों को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जब तक इस देश की राजनीति को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। आप इस बात को मानिए कि आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर होगी। तो विजय सरदाना जी, तो क्या फिर यहाँ ये कहें कि जब जीएसटी लाया गया, लागू किया गया, तो इसके पॉलिसी मेकिंग में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में ही कमियां और खामियां बहुत थी, जो अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो दिखाई देने लगी हैं? और क्या इसको हम जीडीपी ग्रोथ में लगातार आ रही कमी से भी जोड़कर देखें? देखिए, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि कोई भी टैक्स सिस्टम तब कारगर होता है जब वो वहां की आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हो। हम जीएसटी तो ले आए, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक स्थितियां जीएसटी के लिए क्या तैयार थी? आप इकोनॉमिक्स को भूल जाइए। इकोनॉमिक्स सोसाइटी से अलग नहीं होता है। आपकी इकोनॉमिक्स पे आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सोसाइटी दोनों का असर होता है। आपकी पॉलिटिक्स इररिस्पॉन्सिबल है और आपका समाज हर चीज सरकार से फ्री चाहता है, कोई टैक्स देना नहीं चाहता इस देश में। हर आदमी कहता है बिजली भी फ्री मिल जाए, पानी भी फ्री मिल जाए, हम सड़क पे चले तो टोल टैक्स भी ना देना पड़े, एजुकेशन भी फ्री हो जाए, हॉस्पिटल भी फ्री हो जाए। हमें सब कुछ फ्री चाहिए, लेकिन हम टैक्स भी नहीं देंगे, कैसे चलेगा देश? तो और उसमें राजनीतिक क्षमता ये आती है कि हाँ सर आप फ्री मांगते हैं, हम आपको फ्री दे देंगे, आप हमको वोट दे दो। हम कंज्यूमर को ब्राइब करते हैं
एज वोटर को हम ब्राइब करते हैं कि हम आपको फ्री देंगे, आप हमको वोट दे दो, तो कहाँ जाएगी आर्थिक स्थिति? लेकिन विजय जी, यहाँ पर अगर दूसरे पहलू से देखें तो हर एक उस छोटी परचेसिंग पर जिस पर पहले टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था, अब उस पर भी हर एक जो कंज्यूमर है उसको टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। और ये कर जो है वो रोज भी होता है, वीकली भी होता है और मंथली भी हो जाता है। तो क्या ये ना समझें कि यहाँ पर सरकार ने अपना रिसोर्सेज तो काफी रखे थे, लेकिन ये जो परिस्थितियां बनी है इसके लिए इस तैयार नहीं थी चीजें? देखिए, आपको आर्थिक स्थिति कंज्यूमर की भी समझनी होगी। इस देश में 60 से 70% वो लोग हैं जो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं है। मतलब उनकी इनकम इतनी कम है कि वो अपनी डे टू डे रोजमर्रा की लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हैं। जो चीजें वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जीएसटी नहीं है। इसका मतलब करीब 60% कंजम्पशन जो इस देश में होता है उसमें वर्चुअली जीएसटी नहीं होता है। उसके बाद भी जो आपका हाई जीएसटी ब्रैकेट है उसका कंजम्पशन बहुत लिमिटेड है। जैसा कारों की बात कर लें, आप एयरलाइंस की बात कर लें, आप 5 स्टार होटल की बात कर लें, कितने लोग हैं इस देश में जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? अगर 10% भी लोग हैं तो क्या 10% लोगों का जीएसटी बाकी 60% लोगों की जरूरतें पूरी कर लेगा? साथ में आपको डिफेंस का भी खर्चा है, आपका फॉरेन पॉलिसी पे भी खर्चा है, आपको चाइना बॉर्डर पे आर्मी पे भी पैसा लगाना है, आपको पाकिस्तान बॉर्डर भी संभालना है, आपको पुलिस भी संभालनी है, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप हर चीज को सामने नहीं रखेंगे और ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि आप इस देश में उस परिस्थिति में है कि जहां आम आदमी टैक्स देने के हालात में भी नहीं है, तो आप टैक्स लाएंगे कहां से? तो आपको क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में अपने लॉज को देखना होगा ताकि इस देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों को आमदनी होगी, इस देश में रोजगार पैदा होंगे, वहां से आप एक्सपोर्ट करके और आप आमदनी कर सकते हैं। आपको आधार पे जाना पड़ेगा। टैक्स तो आउटकम है, टैक्स होता है जिसको हम कह सकते हैं अगर आप अच्छा आपको आम खाना है तो पहले आपको एक अच्छा आम का बीज लाना पड़ेगा, पौधा लाना पड़ेगा। हमने पौधे तो लगाए नहीं, हर आदमी आम खाने के लिए दौड़ रहा है, कहां से मिलेगा आम आपको? तो आपकी जो आधारभूत स्थिति है, आपका जो जमीनी हकीकत है, आपके यहां हर चीज आपने फ्री कर दी और वो बेस्ट जारी है। गलत लोगों के जो एंटाइटलमेंट नहीं है उसको भी मिल रहा है। आज मेरे को ये बताइए, जो आदमी, आज हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली करनाल के रास्ते में सैकड़ों ढाबे हैं, रास्ते में कोई जीएसटी देता है? कोई नहीं देता। सारे कार वाले वहां जाके परोठे खाते हैं, जीएसटी क्यों नहीं लग सकता वहां पे? क्या जो आदमी 200 रुपए पेट्रोल के दे रहा है वो 10 रुपए का जीएसटी नहीं दे सकता परोठा खाते हुए? कहने का मतलब है कि हम लोगों ने सोचना ही बंद। हरियाणा गवर्नमेंट क्या ढाबों पे जीएसटी लगाएगी जहां कार वाले खाना खाते हैं? चौटाला साहब को बोलिए आप इस बात को कि आप खुद अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाह रहे। आपके पास यहाँ पे टोल पे आपने हर चीज की माफी कर दी है, आपके यहाँ इतना बड़ा पिलफरेज होता है टैक्सेस का, आप उसको क्यों नहीं ब्लॉक करते? तो मैं ये समझना चाहूंगी फिर विजय सरदाना जी कि अगर एक अमाउंट यहाँ पर पर्टिकुलर राज्य बता रहे हैं कि उनका अब इतना जो है वो बनता है भुगतान के लिए, वो किस आधार पर तय किया जाता है और केंद्र जो है वो कैसे ये अमाउंट जो है वो पे करता है राज्यों को जो वो बताते हैं? सबसे पहले तो ये कि राज्य कैसे बताते हैं कि उनको कितना जो है वो जीएसटी भुगतान केंद्र की तरफ से होना है? देखिए, ऐसा है कि जब जीएसटी बना था तब एक ये फॉर्मूला था कि जो आज टैक्स राज्य सरकारें इकट्ठा कर रही हैं उतना उनको मिलेगा। क्योंकि कोई भी आप चीज परिवर्तन करते हैं तो जो चीज मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं उतना तो आप मुझे दोगे, तभी मैं आपका नया सिस्टम एडॉप्ट करूंगा। अगर आप कहोगे उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो कोई जीएसटी अपनाएगा भी नहीं। तो ये था कि जो टैक्स आपको मिल रहे हैं उतना केंद्र सरकार गारंटेड करेगी और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी उसमें प्रोपोर्शनेटली राज्य सरकारों का हिस्सा भी बढ़ेगा। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस देश में कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट के लिए राज्य सरकारों को अपने कानून सुधारने हैं, आपका करप्शन कम करना है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होना है, आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? आप कुछ ना करें और कहें कि केंद्र सरकार के यहां से इन्वेस्टमेंट कहां आए, मैं कहूं हरियाणा में कितना आया?
महाराष्ट्र में कितना आया, गुजरात में कितना आया, क्यों नहीं आया, कौन अकाउंटेबल है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार है? एक मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी विजय सरदाना जी, यहाँ पर देश नहीं बदलेगा। यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण ने जो कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड जो है, महामारी ये आई हुई है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब स्थिति से गुजर रही है, इस बात को कैसे देखा जाए? क्या यहाँ ये मान लिया जाए कि अब एक्ट ऑफ गॉड कह के केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाने की जो है वो कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें अगर मैं दूसरा पक्ष लेता हूं, इस हालात में अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते या प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? मैं चौटाला साहब को कहता हूं, आप अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा के देखिए, आप सुझाव दीजिए ना। आप सुझाव तो कोई नहीं दे रहा है कि कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आपने डिमांड कर दी, अच्छी बात है, सुझाव क्या है आपका? किस चीज पे हम टैक्स लगाए ताकि रेवेन्यू बढ़े, स्कीम को हम बंद करें ताकि बेकार के खर्चे कम हो। लेकिन एक मौलिक जिम्मेदारी तो यहाँ पर केंद्र की बनती है। अगर आपने जिम्मेदारी पहले ली थी तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी तो इस वक्त भी निभाने की बात होनी चाहिए, आपको आगे आना चाहिए इसके लिए। देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन अगर आज आपके घर में, मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं और घर में आग लग जाती है, सामान नष्ट हो जाता है, अब आप आके कहेंगे मेरा बिस्तर कहाँ है? वो तो जल गया। क्यों जल गया? आपने आग कैसे लगने दी? चलिए, यानी कि संयुक्त रूप से यहाँ पर आगे आना चाहिए सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सरदाना जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो वित्त मंत्री ने राज्य के वित्त सचिवों को 7 दिन के अंदर नोट में सुझाव भेजने के लिए कहा है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जीएसटी की कमी को पूरा करने के लिए जिन विकल्पों पर चर्चा की गई वो केवल चालू वित्त वर्ष के लिए है, यानी अगले साल अप्रैल में जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी। हालांकि पिछले साल की दूसरी छमाही के बाद से राज्यों को मुआवजे के भुगतान में जो देरी हुई है उसके लिए राज्य सरकारें, खासकर विपक्षी सरकारें केंद्र सरकार से नाराज हैं। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य को जीएसटी भुगतान पर केंद्र का क्या रुख रहता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।